नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज चुनाव में टाइटलर कांड से कांग्रेस कैसे बचेगी, गुजरात चुनाव में बीजेपी ने किन चेहरों पर दांव खेला, सलाखों में कैद महाठग सुकेश चंद्रशेखर को किसने धमकाया और खसरे के खतरे से मुंबई कैसे निपटेगी। ब्रेकिंग न्यूज है, सऊदी अरब और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर ईरान ने एक बार फिर सऊदी अरब को जंग की धमकी दे दी है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। चेतावनी दी गई है कि ईरान का सब्र खत्म हो रहा है। ईरान की तरफ से आई इस धमकी के बाद हालात और भी बिगड़ सकते हैं। सऊदी अरब का पहले से मानना है कि ईरान किसी बड़े हमले की तैयारी कर चुका है और सऊदी अरब इसके लिए अमेरिका को भी अलर्ट भेज चुका है। अलर्ट दिए जाने के बाद से ही अमेरिकी फौज भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान की इस धमकी के बाद जंग कभी भी छिड़ सकती है। सऊदी अरब और इराक में अमेरिकी फौज की हर यूनिट को अलर्ट कर दिया गया है। इससे पहले अमेरिकी फौज के फाइटर जेट ईरान के काफी करीब पहुंच गए थे। अमेरिका को भी यह तय दिख रहा है कि ईरान किसी भी वक्त सऊदी अरब पर मिसाइलें गिरा सकता है। बाइडेन की तरफ से सऊदी अरब को सुरक्षा का भरोसा दिया जा चुका है, लेकिन ईरान की तरफ से आया ताजा बयान हैरान करने वाला है। ईरान ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो अमेरिका की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। इस बार के बयान में ईरान ने सऊदी अरब को सीधी चेतावनी दी और ईरान के मामलों से दूर रहने को कह दिया। खासतौर पर ईरान का इशारा हिजाब विरोधी आंदोलनों की तरफ रहा, क्योंकि ईरान यह मान रहा है कि हिजाब विरोधी आंदोलनों को सऊदी अरब का समर्थन मिल रहा है, जिसके ठोस सबूत मिलने का दावा ईरान की एजेंसियां कर रही हैं। यहां तक कि अमेरिका के समर्थन वाले कुर्द लड़ाकों की भूमिका भी बताई जा रही है। इसी वजह से ईरान का पारा चढ़ा हुआ है। ईरान ने इससे पहले भी सऊदी अरब और अमेरिका को इस मामले से दूर रहने की नसीहत दी थी, लेकिन इस बार ईरान ने दोहराया कि सऊदी अरब उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ऐसा तब हुआ जब पहले से सऊदी अरब पर ईरान के हमले की आशंका जताई जा रही थी। यही वजह है कि ईरान की तरफ से आया बयान बेहद अहम माना जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने हमले का दिन, समय और टारगेट तय कर लिए हैं। इस बीच ईरान ने दावा किया कि उसने अब हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। ईरान ने यह दावा तब किया है जब अमेरिका, सऊदी अरब और ब्रिटेन के साथ उसका तनाव चरम पर है। ईरान ने एक रोज पहले ही ब्रिटेन को बड़ी धमकी दी थी, जबकि सऊदी अरब पर तो उसके हमले की प्लानिंग की खबर तक आई थी। और अब ईरान दावा कर रहा है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना ली, जो उसके दुश्मन सऊदी अरब के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हाल के दिनों में सऊदी अरब के साथ उसके रिश्ते बेहद तल्ख रहे हैं। ईरान ने अपने यहाँ हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को भड़काने के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया। खबर तो यहाँ तक आई कि वो सऊदी अरब पर हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, वो न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन की भी धड़कनें बढ़ा सकती है। ईरान ने दावा किया कि उसने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है जो दुश्मनों के आधुनिक एंटी मिसाइल सिस्टम को पल भर में बर्बाद कर देगी। हालांकि उसकी ये मिसाइल कितनी दूरी तक जाकर वार कर पाएगी, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। साथ ही ईरान ने यह भी नहीं बताया कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल में परमाणु बम लोड किए जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि अमेरिका समेत ईरान के कई दुश्मन देश इस बात पर चिंता जता चुके हैं कि वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। और कई बार तो यह आशंका भी जताई गई कि उसने परमाणु हथियार बना भी लिया है। और इस आशंका को तब और जोर मिला जब पिछले हफ्ते ईरान ने एक स्पेस लॉन्च व्हीकल को टेस्ट करने का दावा किया। ईरान के मुताबिक उसका स्पेस लॉन्च व्हीकल करीब 80 किलो तक की सैटेलाइट लेकर जा सकता है और उसे धरती की सतह से करीब 500 किलोमीटर ऊपर लॉन्च कर सकता है। ईरान के इस दावे के बाद अमेरिका के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत इसे ईरान की उकसाने वाली कार्रवाई बता दिया। साथ ही उसने ये आरोप लगाया कि ईरान स्पेस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल परमाणु हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कर सकता है, जबकि ईरान ने अमेरिका की इस चिंता को हवा में उड़ा दिया और अब तो उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का भी दावा कर दिया। हालांकि इसे ईरान का बड़बोलापन बताकर खारिज किया जा रहा है। उधर पुतिन की मान माने जाने वाले काला सागर में ही उनकी फौज का दम निकलने का बहुत ही बड़ा दावा हुआ है। इजराइल की सेना के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि यूक्रेन के तगड़े हमलों की वजह से रूस की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन करने वाले जंगी जहाजों का बेड़ा पंगु हो गया है। यानी रूस की नेवी के जिस बेड़े ने यूक्रेन पर कलिब्र क्रूज मिसाइलें दाग दाग कर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी, जिस बेड़े ने काला सागर पर पहरा डालकर यूक्रेन का हुक्का पानी बंद कर दिया था, दावा है कि रूस की वही ब्लैक सी फ्लीट अब काम करने के लायक ही नहीं बची। इजरायल की सेना में रहे अधिकारी का कहना है कि रूस की ब्लैक सी फ्लीट 70% तक बेदम हो चुकी है।
यानी उसमें अब यूक्रेन पर वार करने की ताकत नहीं है। जबकि कुछ वक्त पहले तक हाल ये था कि काला सागर में पुतिन की सेना पर प्रहार करने का मतलब काल के मुंह में समाना था। लेकिन अप्रैल में यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट के मुख्य जंगी जहाज मॉस्कवा की जल समाधि करा दी। उसके बाद एडमिरल माकरफ ने मॉस्कवा की जगह ली, मगर अभी अक्टूबर में ही यूक्रेन के अंडर वाटर ड्रोन ने उसे भी तगड़ा नुकसान पहुंचा दिया। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि जर्मनी ने यूक्रेन को हथियारों की एक और खेप भेज दी। बताया गया कि ब्रिटेन और फ्रांस भी जल्द कई तरह के घातक हथियार ज़ेलेंस्की की सेना को देंगे। यानी जंग में यूक्रेन की सेना अब और ज्यादा ताकत से हमले कर पाएगी। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक जर्मनी से मिले हथियारों से ज़ेलेंस्की की सेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू भी कर दिए हैं। बताया गया कि हथियारों की जो नई खेप यूक्रेन को भेजी गई उसमें कई तरह के घातक ड्रोन और आइरिस-टी एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी यूक्रेन ने पहले ही तारीफ की थी। ज़ेलेंस्की की सेना का दावा है कि वो इसका इस्तेमाल कर रूस के हमलों को नाकाम कर रही है। यानी यूक्रेन के लिए जर्मनी का ये एयर डिफेंस सिस्टम कवच की तरह काम कर रहा है। खबर है कि यूक्रेन की फौज इसका इस्तेमाल कर रूस के क्रूज मिसाइलों के हमलों को भी नाकाम कर रही है। और यही वजह है कि यूक्रेन की सेना ने इसे अब तक का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम बताया है। दावा है कि यूक्रेन को इस एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा 30 बख्तरबंद गाड़ियां भी मिली हैं। और खबर है कि आइरिस-टी एयर डिफेंस सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ यूक्रेन की फौज रूस के कब्जे वाले इलाकों की तरफ बढ़ रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जर्मनी के अलावा फ्रांस और ब्रिटेन भी यूक्रेन को जल्द हथियारों की बड़ी खेप भेजने वाले हैं। दावा है कि ब्रिटेन यूक्रेन को सतह से हवा में मार करने वाली तकरीबन 1000 मिसाइलें देगा। इन मिसाइलों के बारे में कहा जा रहा है कि ये रूस के रॉकेट लॉन्चर और उसके अलग अलग तरह के ड्रोन को मार गिराने में सक्षम होंगी। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन की सेना के 7000 से ज्यादा जवानों को जंग से निपटने की ट्रेनिंग भी दी है। इधर गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 160 उम्मीदवारों को जगह मिली। इनमें क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रीवाबा जाडेजा का भी नाम शामिल है, जिन्हें जामनगर उत्तर सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। कुल 182 विधानसभाओं में से 160 विधानसभाओं की घोषणा करी है। वहीं हार्दिक पटेल को वीरमगाम तो अल्पेश ठाकुर को गांधीनगर दक्षिण से बीजेपी ने मैदान में उतारा। उधर कोयंबटूर में हुए विस्फोट से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने तमिलनाडु के 45 जगहों पर छापेमारी की, जिनमें कोयंबटूर के 21 ठिकाने शामिल हैं। जहां देर रात छापेमारी शुरू हुई, जिसमें 150 अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। 23 अक्टूबर को एक कार में सिलेंडर विस्फोट हुआ था, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई थी। बाद में पुलिस ने 5 आरोपियों को इसी केस में पकड़ा था। इस बीच टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया की करारी हार हुई। इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। और इसके साथ ही टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप में सफर खत्म हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 168 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 16 ओवर में बिना विकेट गंवाए ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड फाइनल में पहुंच गया। अब 13 नवंबर को इंग्लैंड का मुकाबला पाकिस्तान से फाइनल में होगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीन और उत्तर कोरिया से निपटने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 13 नवंबर को जापान और दक्षिण कोरिया से बातचीत करेंगे। यह बातचीत कंबोडिया में होगी, जहां बाइडेन, जापान के पीएम और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आमने सामने होंगे। खबर है कि बातचीत का मुद्दा उत्तर कोरिया का मिसाइल टेस्ट और चीन की विस्तारवादी नीति होगा। बाइडेन एशिया के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वो 20 देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस मुलाकात पर सबकी नजर होगी वो है बाइडेन, जापान के पीएम और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की मुलाकात, जिसमें पिछले दिनों हुए उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट और चीन दोनों की बात हो सकती है। क्योंकि केवल रूस ही नहीं, नॉर्थ कोरिया और चीन के हथियार भी बाइडेन के सर का दर्द बने हुए हैं। किम ने तो केवल इसी साल 30 से अधिक मिसाइल टेस्ट कर डाले हैं, जिनमें उत्तर कोरिया ने 71 से अधिक मिसाइलें दागी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने 12 मिसाइलें दागी थी, वो भी तब जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया की समंदर में ज्वाइंट ड्रिल चल रही थी। खबर है कि इसी दौरान किम की मिसाइलें उड़ी, जिनमें एक जापान के ऊपर से गुजर गई, जिसके बाद जापान खूब चीखा, खूब चिल्लाया। क्योंकि उत्तर कोरिया इससे पहले भी ये कर चुका है। रही बात चीन की, तो उसने भी समंदर में जापान की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि खबर है कि वो वहां आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है और उन पर अपना मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। यानी चीन की सेना जापान पर नजर रखने के लिए उसके नजदीक पहुंचने का जुगाड़ बना रही है, और इस जुगाड़ का नाम है आर्टिफिशियल द्वीप। मतलब चीन और उत्तर कोरिया अमेरिका के वो दुश्मन हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन में उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि चीन ताइवान के मुद्दे पर बाइडेन से बैर रखता है और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की वजह से। रही बात जापान की, तो वो तो पहले से चीन और किम की मिसाइलों से सहमा हुआ है, और इसी वजह से अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ बड़ा प्लान बनाने की कोशिश में है। और कहा जा रहा है कि कंबोडिया में होने वाली मुलाकात इसी मुद्दे पर होगी। यही नहीं, चीन और उत्तर कोरिया को चुनौती देने के लिए अमेरिका और जापान ने ज्वाइंट ड्रिल भी शुरू कर दी है, और दोनों देशों के इस युद्ध अभ्यास का नाम है कीन सोर्ड।
19 नवंबर तक चलने वाली इस ड्रिल का आगाज जापान के दक्षिण में बने एयरबेस से हुआ, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं 19 नवंबर तक जापान के अलग अलग हिस्सों में ड्रिल करेंगी, जिसमें जापान के 26,000 और अमेरिका के 10,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ड्रिल में 30 पनडुब्बियां और 370 लड़ाकू विमान भी शामिल किए जाएंगे, जो चीन और उत्तर कोरिया को अपनी ताकत दिखाएंगे। यही नहीं, खबर है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन भी बहुत जल्द इस अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। और इन सभी देशों की सेनाएं कीन सोर्ड ड्रिल में एम्फीबियस मिलिट्री ऑपरेशन की प्रैक्टिस करेंगी। इस तरह के ऑपरेशन में थल सेना और नौसेना समंदर से हमला करती हैं और दुश्मन के समुद्री तट पर टूट पड़ती हैं। यानी चीन और उत्तर कोरिया के दुश्मन उन्हें समंदर और जमीन दोनों जगह मजा चखाने का अभ्यास भी कर रहे हैं और कंबोडिया में उनके खिलाफ एक ऐसा प्लान भी बनाने वाले हैं जो उनकी नींद उड़ा देगा। इधर दिल्ली की आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 2 बड़े कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कारोबारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रहने वाले हैं और उनके नाम शरद रेड्डी और विनय बाबू हैं। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने दोनों कारोबारियों से पूछताछ भी की। इसी मामले में बीजेपी लगातार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सवाल उठाती रही। उधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और अब वहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में उतरेंगी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे। इस बीच मालदीव की राजधानी माले में एक इमारत में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 9 भारतीय भी शामिल हैं। हालांकि आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी फौरन ही वहां पहुंच गए थे, मगर लपटें इतनी विकराल हो चुकी थीं कि उन पर काबू पाना उनके लिए मुश्किल हो गया। महज चंद मिनटों में ही आग ने पूरी इमारत को जलाकर राख कर दिया। बताया गया कि जिस इमारत में आग लगी थी वहां प्रवासी मजदूर रहते थे। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने हादसे पर दुख जताया। उधर हाल ही में ईरान से और रूस से लगातार मिल रही धमकियों के बाद ब्रिटेन ने खुद को बचाने की तैयारी तेज कर दी। खबर है कि ब्रिटेन के मन में ईरान और रूस की जोड़ी के हमले का डर ऐसा घर कर गया है कि वो तय तारीख से पहले ही 2 स्पेशलिस्ट शिप अपनी नौसेना में शामिल करने वाला है, ताकि अगर ईरान और रूस ब्रिटेन पर हमला करें तो ब्रिटेन उनका मुकाबला करने के लिए सीना तान कर तैयार रहे। इसके लिए ब्रिटेन को जल्द 2 MROS यानी मल्टी रोल ओशन सर्वेलेंस शिप मिलने वाले हैं, जिनमें पहला जहाज 2 महीने बाद उसे मिल भी जाएगा। ये ऐसे जहाज होंगे जो समंदर के अंदर मौजूद ब्रिटेन की तेल और गैस पाइपलाइनों और केबलों की रक्षा करेंगे। समंदर के अंदर केबलों का जाल बिछा है जिससे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। कॉल करनी हो, ईमेल भेजना हो, कोई वीडियो डाउनलोड या अपलोड करना हो, सब काम इन केबलों की बदौलत होता है। ऐसे में दुश्मन को आसमान से बम गिराने की जरूरत ही नहीं। अगर समंदर के अंदर बिछी केबल ही उसके हाथ लग जाए तो किसी भी देश का भट्टा बैठ सकता है। इसलिए ब्रिटेन उन केबलों की सुरक्षा के लिए जहाज काम पर लगाने जा रहा है, लेकिन उसकी तैयारी यही नहीं रुकने वाली, बल्कि वो तेजी से एक एडवांस्ड एंटी सबमरीन वॉरशिप बनाने में भी लगा है, ताकि पानी में रूस और ईरान के जंगी जहाजों की जल समाधि करा सके। सामने आई तस्वीरों में ब्रिटेन की टाइप 26 अंडर कंस्ट्रक्शन HMS ग्लासगो फ्रिगेट दुश्मन से लोहा लेने के लिए लगभग तैयार नजर आई। ये एक ऐसा जंगी जहाज है जो ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियरों का रक्षक होगा। इधर अंडमान और निकोबार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कुछ देर बाद अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटकों से धरती हिल गई और लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। अंडमान और निकोबार में आए भूकंप की तीव्रता 4.3 रही, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 5.7 की तीव्रता मापी गई। इससे पहले 8 नवंबर की देर रात नेपाल समेत भारत में कई जगह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है, लेकिन शरद पवार सेहत ठीक न होने की वजह से यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। बताया गया कि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। हालांकि नांदेड़ में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में आदित्य ठाकरे शामिल होंगे। इस बीच मंडोली जेल में बंद ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखकर अपना और उसकी पत्नी का ट्रांसफर दिल्ली से बाहर किसी और जेल में करने की मांग की और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सुकेश ने 8 अक्टूबर और 5 नवंबर को एलजी को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन कुछ ही दिनों में बेलारूस के रास्ते एक बड़ा हमला बोलने वाले हैं। दावा किया गया कि पुतिन इसके लिए एक स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप बना रहे हैं। इस ग्रुप में वो बेहद ट्रेंड और खतरनाक जवानों को शामिल कर रहे हैं, जिन्हें आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है ताकि वो पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला बोल सकें। ठीक वैसा ही हमला जैसा रूस ने 24 फरवरी को बेलारूस के रास्ते किया था। तब रूस की फौज टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बहुत तेजी से रूस के उत्तर में मौजूद चेर्नोबिल परमाणु प्लांट तक पहुंच गई थी। इससे पहले कि जेलेंस्की कुछ समझ पाते, रूसी सेना ने परमाणु प्लांट पर कब्जा जमा लिया था। इसके साथ ही यूक्रेन के उत्तर में पड़ने वाले दूसरे इलाकों पर भी रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले बोले थे
और यूक्रेन अब दावा कर रहा है कि वैसा ही हमला करने के लिए पुतिन ने एक स्ट्राइक ग्रुप तैयार किया है और इस ग्रुप को भी घातक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से लैस किया जा रहा है। यूक्रेन के इस दावे के बीच ही रूस ने अपनी और बेलारूस की सेना का एक वीडियो जारी कर दिया। रूस ने दावा किया कि इस बार यूक्रेन पर पहले से भी बड़ा वार होगा, क्योंकि उसके और बेलारूस के सैनिक मिलकर महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो में एक ट्रेन से लाई गई कई बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी, जबकि रूस और बेलारूस के सैनिक टैंक और दूसरे हथियारों से जोरदार अभ्यास करते नजर आए। रूस की यह तैयारी देखकर कहा जा रहा है कि यूक्रेन का दावा सच भी साबित हो सकता है और अगर ऐसा हो गया तो एक बार फिर कीव खतरे में पड़ जाएगा, जो कि बेलारूस के बॉर्डर से महज 230 किलोमीटर दूर है। और माना जा रहा है कि इस बार अगर पुतिन की सेना कीव के आसपास भी पहुंच गई तो वो मौका चूकेगी नहीं, जैसा कि पिछली बार की घेराबंदी में हुआ था और रूसी सेना को कीव छोड़कर पीछे हटना पड़ा था। इधर बिहार में शराबबंदी पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ही सवाल उठा दिए। उन्होंने शराबबंदी को फेल बता दिया, जिसके बाद बीजेपी ने जेडीयू को घेर लिया। इन जदयू के लोगों को देर से समझ में आती है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि केवल सरकार के चाहने से शराबबंदी सफल नहीं हो सकती। सफल नहीं है, लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। उधर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी ड्रोन और छोटे प्लेन से हमला कर सकते हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी, जो 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुंबई पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक कई बड़े नेता भी आतंकियों के निशाने पर हैं। इस बीच राखी सावंत ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा पर केस दर्ज करवा दिया। उन्होंने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया और आरोप लगाया कि शर्लिन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने राखी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। राखी सावंत की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। उधर रूस और चीन की चुनौती को देखते हुए अमेरिका ने भी जंग की खास तैयारी शुरू कर दी। यूक्रेन का साथ देने पर जहां रूस अमेरिका पर भड़का हुआ है, तो ताइवान मुद्दे ने उसे चीन का दुश्मन बना दिया है और ये दोनों ही देश कई बार अमेरिका पर हमले की धमकी तक दे चुके हैं। यानी मौजूदा वक्त में अमेरिका के सामने रूस और चीन जैसी महाशक्तियों से निपटने की बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए उसने भी अपनी खास तैयारी शुरू कर दी। अमेरिकी वायुसेना ने नॉर्वे के नजदीक समंदर में अपनी कई घातक मिसाइलों से वॉर प्रैक्टिस की। इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट से जैस्मर क्रूज मिसाइल दागी गई, जो हवा से जमीन पर हमला करने में माहिर है। दावा किया गया कि इस दौरान सभी मिसाइलों ने अपने तय टारगेट को तबाह कर दिया। इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, नॉर्वे, पोलैंड और रोमानिया ने भी हिस्सा लिया। इधर राजस्थान के जयपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक आदमी की बेरहमी से पिटाई कर दी। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई बदमाश बीच सड़क पर एक आदमी पर लाठियां बरसाते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग गाड़ी में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग एक आदमी को बाहर निकालकर उसकी बेरहमी से पिटाई करते नजर आए। हालांकि इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन वो उसे बचाने के बजाय तमाशा देखते रहे। इस हमले में वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बताया गया कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर आरोपियों ने उस आदमी की बेरहमी से पिटाई की। इस बीच खबर है कि डोनेस्क और खरसोन में जेलेंस्की की सेना ने एक बार फिर रूस की सेना को पीछे धकेल दिया। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब पुतिन ने खरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया में रेफरेंडम करवाया था और ऐलान कर दिया था कि इन इलाकों पर उनका कब्जा है, जिसके बाद यूक्रेन जंग की आग में घी पड़ गया, क्योंकि पुतिन के रेफरेंडम करवाने का सीधा मतलब था युद्ध की आग में जल रहे यूक्रेन को और जलाना और उसे 5 टुकड़ों में तोड़ देना। लेकिन यूक्रेन ने इसका विरोध किया। उसकी सेना ने कई इलाकों में वापसी की, जिनमें डोनेस्क भी शामिल है, जहां रूस और यूक्रेन की सेना चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है, क्योंकि कभी रूस आगे हो जाता है तो कभी यूक्रेन, और एक बार फिर वही हुआ। इस बार बाजी मारी यूक्रेन ने। खबर है कि रूस के रक्षा मंत्री ने अपने सैनिकों को डोनेस्क में पीछे हटने को कहा, क्योंकि वहां यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की सेना की नाक में दम कर दिया। डोनेस्क और लुहांस्क पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा हैं और रूस शुरू से वहां रहने वाले अलगाववादियों का समर्थन करता है, जिसके बारे में उसने 24 फरवरी से पहले ही लोगों को बता दिया था। यही नहीं, जंग शुरू होने के बाद तो रूस का पूरा फोकस ही इस बात पर रहा कि पूर्वी यूक्रेन यानी कि डोनेस्क और लुहांस्क अलग हो जाएं और रूस के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन यूक्रेन ने रूस को बार बार रोका। खबर है कि रेफरेंडम के बाद जेलेंस्की की सेना वहां नए तेवर के साथ उतरी और उसने कई धमाके किए। रात में हुए कुछ धमाकों की तस्वीरें भी आईं,
जिन्हें डोनेस्क का बताया जा रहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने डोनेस्क के बखमुत और अवदिव्का शहरों से रूस की सेना को पीछे धकेल दिया है। यानी डोनेस्क में पुतिन का कब्जा करने का सपना एक बार फिर टूट गया। और कुछ ऐसा ही खैरसॉन में होने की भी खबर आई। खैरसॉन यूक्रेन के दक्षिण में है और खबर है कि वहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भयंकर जंग हुई, जिसकी वजह से रूस की सेना को नीप्रो नदी के किनारे से हटना पड़ा। यूक्रेन की सेना का दावा है कि यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से यानी कि खैरसॉन और निकोलेव पर रूस ने 1-2 बार नहीं बल्कि 30 बार हमला किया, लेकिन हर बार ज़ेलेंस्की की सेना ने वापसी की और रूस की सेना को पीछे धकेला। यानी यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच ऐसी रेस चल रही है जिसमें 9 महीने से कोई नहीं जीता, क्योंकि कभी रूस आगे निकलता है तो कभी यूक्रेन। अमेरिका तो ये दावा कर रहा है कि वहां चल रही भीषण जंग में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें रूस और यूक्रेन दोनों के सैनिक शामिल हैं। इधर गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मची है। वहां लगातार तीसरे दिन कांग्रेस के एक और विधायक ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार गुजरात की झालोद सीट से विधायक भावेश कटारा ने इस्तीफा दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ पूर्व सांसद और उनके पिता बाबू कटारा ने भी कांग्रेस छोड़कर फिर बीजेपी में वापसी कर ली। दिग्गज नेता मोहन राठवा और भगवान बारड पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं। उधर लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के करीबी 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में दोनों बदमाशों अनिल चिप्पी और राजू बसोदी से पूछताछ की गई थी, जिसके बाद दोनों गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंगस्टर अनिल चिप्पी और राजू बसोदी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे, जिन्हें एनआईए ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। पूछताछ में उनके खिलाफ टेरर फंडिंग के सबूत मिले थे। इस बीच जैकलिन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वो 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी हैं। यही वजह है कि ईडी ने उनकी जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बताया गया कि पटियाला हाउस कोर्ट जैकलिन की याचिका पर सुबह फैसला सुना सकती है। उधर अमेरिका और ताइवान से चल रही तनातनी के बीच चीन ने पहली बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल YJ-21 से पर्दा उठा दिया। इस घातक एंटी शिप मिसाइल का प्रदर्शन चीन ने एयर शो के दौरान किया, जिसके जरिए चीन ने अमेरिका को इशारों में जता दिया कि अगर उसने समंदर में उसे घेरने की कोशिश की तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। क्योंकि ताइवान के साथ खुलकर खड़ा अमेरिका उसे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी के जवाब में चीन ने पहली बार अपनी एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल YJ-21 को दुनिया के सामने रख दिया, जिसे उसने H-6 बॉम्बर में फिट किया है ताकि जरूरत पड़ने पर वो कहीं भी हमला कर सके। चीन का दावा है कि उसकी ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है और आवाज से 12 गुना तेज रफ्तार इस मिसाइल को बेहद खतरनाक बनाती है। यानी चीन ने इस मिसाइल के जरिए अमेरिका को कड़ा संदेश दे दिया है कि अगर उसने ताइवान के नाम पर धमकी दी तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। चीन का दावा है कि समंदर में मौजूद अमेरिका का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल का पता नहीं लगा सकता। इधर केरल के तिरुवनंतपुरम में मेयर के इस्तीफे की मांग कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद वहां बवाल मच गया। इस्तीफे के मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी नगर निगम का घेराव कर वहां प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी पुलिस वालों से धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद उग्र हुए प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। हालांकि इसके बाद मामला और बिगड़ गया। गुस्साए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। लेकिन प्रदर्शनकारियों पर इसका भी असर नहीं हुआ और वो वहीं डटे रहे। प्रदर्शन कर रहे लोग इतने उग्र हो गए कि उन पर पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। आरोप है कि मेयर ने नगर निगम में भर्ती को लेकर CPIM के जिला सचिव को चिट्ठी लिखी थी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की सरमात मिसाइल से निपटने के लिए अमेरिका भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने जा रहा है। दावा है कि अमेरिका 1-2 नहीं बल्कि 36 हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती करेगा, जो एक बटन दबाते ही दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद दुश्मन का सर्वनाश कर देंगी। दावा किया गया कि अमेरिका की यह हाइपरसोनिक मिसाइलें पुतिन की सरमात मिसाइलों से भी कई गुना खतरनाक हैं। इन हाइपरसोनिक मिसाइलों की रफ्तार ऐसी है जैसी दुनिया के किसी देश ने अब तक देखी नहीं होगी। दावा किया गया कि अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से उड़ सकती हैं। लेकिन खास बात यह है कि हमले की जरूरत के हिसाब से इनकी रफ्तार को आवाज की रफ्तार से 17 गुना ज्यादा किया जा सकता है। मतलब यह कि दुनिया के बेहतरीन रडार सिस्टम भी इनका पता लगा पाने में नाकाम रहेंगे। यानी अगर एक बार अमेरिका की यह हाइपरसोनिक मिसाइलें अपने टारगेट की तरफ उड़ी तो फिर उसे तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि दावा किया गया कि अमेरिका की ये मिसाइलें
रूस की सरमद मिसाइलों से भी कई गुना आधुनिक और खतरनाक हैं और ये हाइपरसोनिक मिसाइलें 21,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं, यानी 1 सेकंड में करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं और यही बात इन्हें दूसरी मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक बनाती है। दावा किया गया कि इन मिसाइलों की तेज रफ्तार की वजह से ही इन्हें मार गिराना नामुमकिन है और अमेरिका ऐसी 36 हाइपरसोनिक मिसाइलों से अपने जंगी जहाज को लैस करने जा रहा है, जिसे रूस के बढ़ते खतरे का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि रूस एक बार फिर अपनी सरमाद 2 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन से जंग के बीच सरमाद 2 के परीक्षण का ऐलान करके रूस अमेरिका को ही अपनी ताकत दिखा रहा है, जो उसके लिए इस युद्ध में एक बड़ा सिरदर्द बनकर उभरा है। अमेरिका की अगुवाई में ही पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं और उन्हीं हथियारों ने पुतिन के हाथों से जीत को दूर रखा हुआ है। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने एक बार फिर ऐलान कर दिया कि वो अपनी सरमाद 2 मिसाइल का परीक्षण करेंगे, यानी वो इस बात को परखेंगे कि उनकी ये हाइपरसोनिक मिसाइल हमले के लिए कितनी तैयार है। क्योंकि पुतिन को अपनी सरमाद 2 पर इतना भरोसा है कि वो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बताते थकते नहीं है और वो ये भी दावा करते हैं कि उनकी सरमाद 2 को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है, क्योंकि इसकी रफ्तार भी 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है और 18,000 किलोमीटर की रेंज के साथ ये दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद निशाने को भेदने में सक्षम है, जबकि एक साथ 12 परमाणु बम छोड़ने की ताकत इसे ज्यादा खतरनाक बना देती है। माना जा रहा है कि इसी बात ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यूक्रेन की जंग के दौरान अब तक पुतिन कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं और उनकी सरमाद 2 मिसाइल भी परमाणु बम से लैस की जा सकती है। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अमेरिका समंदर में हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती करने जा रहा है। इसके लिए वो खास तरह के युद्धपोत भी तैयार कर रहा है। अमेरिका ज़ूमवॉल्ट नाम का जंगी जहाज बना रहा है जिन पर हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड की जाएंगी। दावा है कि अमेरिका का ये युद्धपोत भी स्टेल्थ तकनीक से लैस है, मतलब ये किसी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता और इसी ज़ूमवॉल्ट जंगी जहाज पर अमेरिका 36 हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाएगा, जिसके लिए जहाज के 3 हिस्सों में अलग अलग ट्यूब बनाई जाएंगी और हर एक ट्यूब में 12-12 मिसाइलें लोड की जाएंगी। दावा किया गया कि अमेरिका का ये प्लान 2025 की शुरुआत तक पूरा हो जाएगा। इधर हरियाणा के बहादुरगढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें फैक्ट्री से ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि वहां के कुछ कर्मचारी खुद ही आग को बुझाने में लग गए, लेकिन वो इतनी भयानक हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया और कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। उधर खबर है कि अमेरिका ने यूक्रेन को अपने शक्तिशाली ड्रोन ग्रे ईगल्स की खेप देने से इनकार कर दिया। दावा है कि उसने रूस से सीधी लड़ाई से बचने के लिए ऐसा किया, क्योंकि उसका मानना है कि अगर ग्रे ईगल्स युद्ध में उतरे तो यह जंग सीधे सीधे अमेरिका और रूस के बीच हो सकती है। जानकारी के मुताबिक पहले अमेरिका इन ड्रोन को मुहैया कराने के लिए राजी था, लेकिन बाद में अमेरिकी संसद ने इस सौदे को रद्द करने का फैसला ले लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका को इस बात की आशंका है कि यूक्रेन इनसे रूस के शहरों को भी निशाने पर ले सकता है। वहीं एक रिपोर्ट का मानना है कि अमेरिका को उसकी ये तकनीक चोरी हो जाने का भी डर है, क्योंकि अगर ये ड्रोन गलती से भी रूस के हाथ लग गए तो अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि इसके बदले अमेरिका यूक्रेन को कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दूसरे ड्रोन मुहैया करवाएगा, जो जंग में रूस से लड़ने में उसकी मदद करेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल के नादिया में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि ममता ने जिले में एक अहम बैठक की, लेकिन बीजेपी के नेताओं को उसमें नहीं बुलाया गया। और इसी बात से नाराज बीजेपी सांसद जगन्नाथ सिंह ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता काफी देर तक हंगामा करते रहे। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, वो मौके पर पहुंच गई, लेकिन इसके बाद मामला और बढ़ गया। सांसद के साथ पहुंचे बीजेपी समर्थक शांत होने के बजाय भड़क गए, जिसके बाद पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता बचने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए। उधर अपने पूर्वी छोर को मजबूत करने में जुटे नेटो ने रोमानिया में भी अपने टैंक तैनात कर दिए। इस बार फ्रांस का ताकतवर टैंक ल्यूकर्क रोमानिया पहुंचा। रोमानिया यूक्रेन का पड़ोसी देश है और नेटो के पूर्वी छोर का अहम हिस्सा है, और इसीलिए यूक्रेन जंग के बीच नेटो ने रोमानिया में अपने टैंक भेजे। उसने वहां जो टैंक भेजे वो फ्रांस के ल्यूकर्क टैंक हैं, जिन्हें ट्रेन से रोमानिया भेजा गया। ल्यूकर्क टैंक को जाना ही जाता है जंग में दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए।
ये फ्रांस के तीसरी पीढ़ी के जंगी टैंक हैं और दावा किया जाता है कि वहां की सेना के लिए 406 लुकर्क टैंक बनाए गए थे, जिनमें 13 को यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया भेजा गया है और कहा जा रहा है कि ये टैंक वहां लंबे वक्त के लिए भेजे गए हैं। यूक्रेन जंग ने नेटो को बता दिया कि रूस कभी भी और कहीं से भी आ सकता है और नेटो तो यूक्रेन का साथ दे रहा है, इसलिए उसे हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। नेटो की सेना भले ही यूक्रेन में ना हो, लेकिन उसके हथियार वहां मौजूद हैं। पुतिन की नाराजगी की यही वजह है, क्योंकि यूक्रेन अगर रूस के आगे खड़ा है तो नेटो से मिले हथियारों की वजह से, और इसीलिए पुतिन ने नेटो को चेतावनी दी थी कि वो यूक्रेन का साथ न दे, वरना बुरा अंजाम होगा। लेकिन नेटो नहीं माना, वो यूक्रेन को ताकतवर हथियार देता रहा और रूस से दुश्मनी मोल लेता रहा, और इसीलिए नेटो के पूर्वी छोर यानी कि पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये देश रूस की मिसाइलों की रेंज में है और इसीलिए नेटो ने वहां सुरक्षा बढ़ा दी। पोलैंड में अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात हैं, तो लातविया में उसने कुछ दिन पहले ही मिलिट्री ड्रिल की है और अब रोमानिया में फ्रांस के लुकर्क टैंक पहुंच गए हैं। यानी नेटो खुलकर तो नहीं, लेकिन जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसके पूर्वी छोर पर पुतिन कभी भी प्रहार कर सकते हैं। इधर बिहार के नवादा में एक ही परिवार के 6 लोगों ने जहर खा लिया, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि परिवार ने कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से ऐसा किया। कर्ज किसी से लिए थे, इस कारण से सुसाइड किए। आरोप है कि कर्ज देने वाले लगातार पैसे लौटाने का दबाव बना रहे थे, जिससे परिवार परेशान चल रहा था। उधर खबर है कि लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी देने का फैसला किया। पिछले महीने लालू यादव इलाज कराने के लिए सिंगापुर गए थे, जहां डॉक्टरों ने उनको किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी। बताया गया कि उनकी बेटी ने किडनी देने की पेशकश की, लेकिन लालू यादव ने मना कर दिया। बाद में बेटी और परिवार वालों के समझाने पर वो मान गए। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वो जल्द ही फिर सिंगापुर जा सकते हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। आजम ने भड़काऊ भाषण मामले में मिली सजा पर रोक के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, यानी आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द ही रहेगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद रामपुर में विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया। उधर ऑस्ट्रेलिया ने तय कर लिया कि वो ताइवान के मुद्दे पर चीन के खिलाफ जाएगा और अमेरिका का साथ देगा। अब तक इस मामले में अमेरिका के साथ केवल जापान खड़ा था और ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ने के मूड में दिख रहे चीन को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन अब इस लड़ाई में अमेरिका और जापान को ऑस्ट्रेलिया का भी साथ मिलेगा और ये तिकड़ी मिलकर ताइवान को चीन से बचाएगी, जिसकी एक बड़ी वजह है चीन की समंदर में एक छत्र राज करने की चाहत, जिसे पूरा करने के लिए वो जापान और ऑस्ट्रेलिया की समुद्री सीमा में घुसना चाहता है और अगर उन्होंने उसे रोका तो वो उन पर मिसाइलें दाग सकता है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने ठान लिया कि वो ताइवान का साथ देगा, क्योंकि उसे पता है कि चीन को ताइवान के मुद्दे पर मात मिली तो ये उसके लिए सबसे अधिक शर्मनाक होगा, क्योंकि चीन ताइवान को पाने के लिए जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह अपना पूरा दम दिखाएगा। अगस्त की उसकी ड्रिल में दुनिया ताइवान जंग का ट्रेलर देख चुकी है, क्योंकि ताइवान को 6 तरफ से घेरकर चीन ने अपनी पूरी ताकत से अमेरिका को आंखें दिखाई। मानो वो उससे कह रहा हो कि बाइडेन को जो करना हो कर लें, वो ताइवान को लेकर रहेगा। जिसके बाद अमेरिका अलर्ट हो गया। उसने ताइवान को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी। जापान ने भी इस काम में अमेरिका का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और अब अमेरिका और जापान को ऑस्ट्रेलिया के रूप में नया साथी मिल गया है, जो उनके साथ मिलकर ताइवान को चीन से बचाएगा। अमेरिका ऑकस में ऑस्ट्रेलिया के साथ है और जल्द ही उसके B-52 बॉम्बर उत्तर ऑस्ट्रेलिया में तैनात होने वाले हैं। ऑकस से जुड़े तीनों देश ऑस्ट्रेलिया के समुद्री क्षेत्र में न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट तैनात करने वाले हैं। मतलब अमेरिका और ब्रिटेन चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की ताकत बढ़ाने में जुटे हैं और माना जा रहा है कि इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने तय किया कि वो ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका का खुलकर साथ देगा। इधर दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी में आवारा कुत्तों के हमलों से गुस्साए लोगों का प्रदर्शन जारी है। आरोप है कि सोसाइटी के अंदर आवारा कुत्तों को पाला गया है और इसी बात से नाराज लोगों ने सोसाइटी के अंदर बैठकर प्रदर्शन किया। लोग काफी देर तक अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और जमकर नारेबाजी की। आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर भी अपना विरोध जताया। बच्चों के साथ डर लगता है, बच्चे सेफ नहीं है। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जैम भी लगा दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत करवाया गया। हाउसिंग सोसाइटी में 2 दिन पहले आवारा कुत्ते ने 3 साल के बच्चे पर हमला कर दिया था, जिससे नाराज लोग ऐसे कुत्तों को पालने वालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है महाराष्ट्र से। मुंबई गोवा हाईवे पर विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। हाईवे पर पेन नदी के पास विस्फोटक मिला है। खबर मिलते ही बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस की टीम जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंच गई है। एटीएस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट भी जारी किया गया था, जिसके बाद वहां ड्रोन उड़ाने पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या पता चल रहा है इस पर?
किशोर, देखिए ये जो विस्फोटक है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ के पेन जिला है जो मुंबई गोवा हाईवे के बीच में पड़ता है, वहाँ के नदी में ये विस्फोटक मिला है। और विस्फोटक मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस को और जो रायगढ़ पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हुए हैं। बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी मौके पे पहुंची हुई है, साथ ही साथ ATS के आला अधिकारी भी वहाँ पे मौके पे पहुंचे हुए हैं और पूरा उसमें जाँच कर रहे हैं कि जो ये विस्फोटक मिला है वो कितना खतरनाक है। और जो आसपास के CCTV कैमरे हैं उनकी भी जाँच की जा रही है कि आखिरकार ये विस्फोटक नदी तक कैसे पहुंचा, क्या इसे किसी ने फेंक के गया है या फिर कहीं ये किसी की कोई से रख के गया है, इसकी भी जांच चल रही है। तो CCTV कैमरे के साथ साथ जो आसपास के इलाके में जो लोग रह रहे थे उनसे भी लोकल पुलिस और ATS पूछताछ कर रही है। शुक्रिया विवेक आपका। उधर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के मुद्दे पर इजरायल और तुर्की एक बार फिर आमने सामने आते दिख रहे हैं। तुर्की ने अपने यहां पनाह लिए हमास के नेताओं को डिपोर्ट करने की इजरायल की मांग को खारिज कर दिया, जबकि इजरायल और हमास एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। गाजा पट्टी पर हमास का राज है और वहां से वो इजरायल पर हमले करता रहता है। वहीं इजरायल भी कम नहीं है। पिछले साल तो दोनों के बीच 11 दिन तक भयानक जंग भी छिड़ गई थी। लेकिन तुर्की के हमास से करीबी रिश्ते हैं, बल्कि उसके यहाँ हमास के कई नेता इजरायल से महफूज रह रहे हैं। इसी बात पर बीते 1 दशक से ज्यादा वक्त से तुर्की और इजरायल के रिश्तों में कड़वाहट बनी हुई है। लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री ने यह कहकर बात और बिगाड़ दी कि तुर्की हमास को आतंकी संगठन मानता ही नहीं, जबकि पिछले महीने ही इजरायल के रक्षा मंत्री रिश्ते सुधारने के लिए तुर्की पहुंचे थे। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में ट्रैक्टर और पुलिस की गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि गाड़ी में DSP समेत 3 पुलिस वाले सवार थे, जिसे गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। इस बीच पंजाब के फरीदकोट में बेअदबी के आरोपी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हत्या उस वक्त की गई जब वो अपनी दुकान खोलने जा रहा था। तभी कुछ लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे प्रदीप सिंह नाम के उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में उसकी सुरक्षा में लगा पुलिस वाला भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हत्या की जिम्मेदारी खुद गोल्डी बराड़ ने ली। उधर देश में हिंदूवादी नेताओं की टारगेट किलिंग के प्लान का पर्दाफाश हुआ। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रची थी और दावा है कि इसका प्लान पाकिस्तान में तैयार किया गया। इस मामले में 10 आतंकियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि हिंदूवादी नेताओं को मारने की जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और लांडा हरी को सौंपी गई थी। इस बीच यूक्रेन को सैटेलाइट से चलाने वाला इंटरनेट देने वाली कंपनी स्टारलिंक के लिए चीन से एक बुरी खबर आई। पता चला है कि चीन ने एक ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली है जो स्टारलिंक के सैटेलाइट के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए चीन के सोशल मीडिया में इसे एंटी स्टारलिंक रडार कहा जाने लगा। चीन में एयर शो चल रहा है, जिसमें अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ नई तकनीक भी प्रदर्शन के लिए रखी गई। इन्हीं में एक ये खास तरह का रडार भी है। रडार का काम किसी मिसाइल या किसी ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को पकड़ना नहीं है, बल्कि ये रडार धरती के करीब चक्कर लगाने वाले उपग्रहों पर नजर रखेगा। सर्वेलेंस करने वाले इस रडार से लो ऑर्बिट सैटेलाइट नहीं बच सकेंगे। ये वो सैटेलाइट होते हैं जो अंतरिक्ष में काफी नीचे चक्कर लगाते हैं। धरती से इनकी ऊंचाई 500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच होती है। लगभग इतनी ही दूरी पर स्टारलिंक के सैटेलाइट भी मौजूद हैं। मतलब ये कि स्टारलिंक का कोई भी सैटेलाइट चीन के इस नए रडार सिस्टम से बच नहीं सकेगा। और हथियारों पर नजर रखने वाले दावा कर रहे हैं कि इसी रडार की मदद से सैटेलाइट को नष्ट भी किया जा सकेगा। हजारों लो ऑर्बिट सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर इलॉन मस्क की कंपनी हाई स्पीड इंटरनेट का कारोबार कर रही है। और इन सैटेलाइट की मदद से स्टारलिंक धरती के किसी भी कोने पर हाई स्पीड इंटरनेट देने का दावा करती है। लेकिन अगर उनके सैटेलाइट हमले का शिकार होने लगे तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से में कारोबार नहीं कर पाएंगे। स्टारलिंक इसलिए भी विवादों में है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से एलॉन मस्क अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का किरदार भी बन गए थे। अमेरिका के इशारे पर वो जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। हालांकि वो ताइवान को भी हाई स्पीड इंटरनेट देने की पेशकश कर चुके हैं। ऐसा उन्होंने तब किया था जब ताइवान के मुद्दे पर जंग छिड़ने के आसार दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चीन पहले ताइवान तक पहुंचने वाली इंटरनेट की तारें काटेगा और उसके बाद ताइवान पर हमला कर देगा। उसी वक्त एलॉन मस्क ने ऐलान किया था कि उनकी कंपनी ताइवान को हाई स्पीड इंटरनेट देगी। और उसी वक्त से एलॉन मस्क और उनकी कंपनी स्टारलिंक चीन के निशाने पर आ गई थी। माना जा रहा है कि लो ऑर्बिट सैटेलाइट को निशाना बनाने की तकनीक स्टारलिंक को चीन की चेतावनी से कम नहीं है। खासतौर पर ऐसे वक्त में जब यूक्रेन से भी एलॉन मस्क हाथ खींच रहे हैं। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि फंडिंग न होने की वजह से मस्क का इंटरनेट यूक्रेन में कई जगहों पर बंद है। रूस भी लंबे वक्त से स्टारलिंक के सिग्नल जैम करने पर माथापच्ची कर रहा है। यहाँ तक कि स्टारलिंक को रूस की तरफ से सैटेलाइट नष्ट करने तक की धमकी दी जा चुकी है। लेकिन इस बार चीन को कोई धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने जो तकनीक बनाई है उसका ट्रेलर भर ही एलॉन मस्क की नींद उड़ाने वाला है। माना जा रहा है कि चीन ने बिना कुछ कहे एलॉन मस्क को धमकी दी है।
धमकी ये कि अगर ताइवान में स्टारलिंक ने हाथ डाला तो उसके सिग्नल पूरी दुनिया में बंद कर दिए जा सकते हैं। दुनिया भर में लो ऑर्बिट सैटेलाइट का सबसे बड़ा इस्तेमाल स्टारलिंक ही कर रही है। इसीलिए अटकलें ये भी हैं कि ये रडार मस्क के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए ही बनाए गए हैं। इधर बिहार के मोकामा में कुछ लोगों ने एक जूता बनाने वाले की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वहां सियासत गर्मा गई, क्योंकि वीडियो में कुछ लोग उसे गाली देते और फिर पीटते नजर आए। वीडियो के बहाने बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा। सरगना गिरोह तमाम सक्रिय हुए हैं। तो वहीं आरजेडी ने अपराधियों को सजा दिलाने का भरोसा दिया, उनको सजा मिलेगी। मोकामा में हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी जीती है। उधर उत्तराखंड में हरिद्वार के निर्मल अखाड़े में उस वक्त हंगामा मच गया जब साधुओं के दो गुट आपस में उलझ गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस भी पहुंची और हंगामा कर रहे साधुओं को अखाड़ा परिसर से उठाकर बाहर ले आई। बताया गया कि पंजाब से आए संतों के एक गुट ने अखाड़े में घुसकर डेरा जमा लिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रॉपर्टी पर कब्जे का आरोप लगाया है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के ठिकानों को तबाह करने के लिए सोवियत दौर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मैदान में उतार दिया। रूस की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में तोश-1 नाम का यह मिसाइल सिस्टम जबरदस्त कहर बरपाता नजर आया, जिसके शोर को सुनते ही लोगों के कानों के पर्दे फट गए। जानकारी के मुताबिक तोश-1 सोवियत दौर का एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे रूस ने अपने शक्तिशाली T-72 टैंकों पर लगाकर मैदान में उतारने का फैसला किया। रूस का दावा है कि उसने इसके पहले ही वार से यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह कर दिए, जिसके सबूत के तौर पर उसने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की, जिनमें यूक्रेन के कुछ मिलिट्री अड्डे पूरी तरह तबाह नजर आए। इधर दिल्ली के पास नोएडा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेप के आरोपी ने एक सिक्योरिटी गार्ड को कुचलने की कोशिश की। घटना तब हुई जब वो पुलिस से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश में था। तभी उसने सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सिक्योरिटी गार्ड फोन पर बात करता नजर आया। इसी दौरान वहां से एक गाड़ी गुजरती दिखी, जिसे उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने गाड़ी रोकने के बजाय सिक्योरिटी गार्ड पर चढ़ा दी। इसके बाद जो हुआ, सिर्फ 3 मिनट के ब्रेक के बाद को सऊदी अरब का समर्थन मिल रहा है, जिसके ठोस सबूत मिलने का दावा ईरान की एजेंसियां कर रही हैं। यहां तक कि अमेरिका के समर्थन वाले कुर्द लड़ाकों की भूमिका भी बताई जा रही है। इसी वजह से ईरान का पारा चढ़ा हुआ है। ईरान ने इससे पहले भी सऊदी अरब और अमेरिका को इस मामले से दूर रहने की नसीहत दी थी, लेकिन इस बार ईरान ने दोहराया कि सऊदी अरब उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ऐसा तब हुआ जब पहले से सऊदी अरब पर ईरान के हमले की आशंका जताई जा रही थी। यही वजह है कि ईरान की तरफ से आया बयान बेहद अहम माना जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने हमले का दिन, समय और टारगेट तय कर लिए हैं। इस बीच ईरान ने दावा किया कि उसने अब हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। ईरान ने यह दावा तब किया है जब अमेरिका, सऊदी अरब और ब्रिटेन के साथ उसका तनाव चरम पर है। ईरान ने एक रोज पहले ही ब्रिटेन को बड़ी धमकी दी थी, जबकि सऊदी अरब पर तो उसके हमले की प्लानिंग की खबर तक आई थी। और अब ईरान दावा कर रहा है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना ली, जो उसके दुश्मन सऊदी अरब के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हाल के दिनों में सऊदी अरब के साथ उसके रिश्ते बेहद तल्ख रहे हैं। ईरान ने अपने यहाँ हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को भड़काने के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया। खबर तो यहाँ तक आई कि वो सऊदी अरब पर हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, वो न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन की भी धड़कनें बढ़ा सकती है। ईरान ने दावा किया कि उसने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है जो दुश्मनों के आधुनिक एंटी मिसाइल सिस्टम को पल भर में बर्बाद कर देगी। हालांकि उसकी ये मिसाइल कितनी दूरी तक जाकर वार कर पाएगी, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। साथ ही ईरान ने यह भी नहीं बताया कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल में परमाणु बम लोड किए जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि अमेरिका समेत ईरान के कई दुश्मन देश इस बात पर चिंता जता चुके हैं कि वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। और कई बार तो यह आशंका भी जताई गई कि उसने परमाणु हथियार बना भी लिया है। और इस आशंका को तब और जोर मिला जब पिछले हफ्ते ईरान ने एक स्पेस लॉन्च व्हीकल को टेस्ट करने का दावा किया। ईरान के मुताबिक उसका स्पेस लॉन्च व्हीकल करीब 80 किलो तक की सैटेलाइट लेकर जा सकता है और उसे धरती की सतह से करीब 500 किलोमीटर ऊपर लॉन्च कर सकता है। ईरान के इस दावे के बाद अमेरिका के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत इसे ईरान की उकसाने वाली कार्रवाई बता दिया। साथ ही उसने ये आरोप लगाया कि ईरान स्पेस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल परमाणु हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कर सकता है, जबकि ईरान ने अमेरिका की इस चिंता को हवा में उड़ा दिया और अब तो उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का भी दावा कर दिया। हालांकि इसे ईरान का बड़बोलापन बताकर खारिज किया जा रहा है।
उधर पुतिन की मान माने जाने वाले काला सागर में ही उनकी फौज का दम निकलने का बहुत ही बड़ा दावा हुआ है। इजराइल की सेना के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि यूक्रेन के तगड़े हमलों की वजह से रूस की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन करने वाले जंगी जहाजों का बेड़ा पंगु हो गया है। यानी रूस की नेवी के जिस बेड़े ने यूक्रेन पर कलिब्र क्रूज मिसाइलें दाग दाग कर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी, जिस बेड़े ने काला सागर पर पहरा डालकर यूक्रेन का हुक्का पानी बंद कर दिया था, दावा है कि रूस की वही ब्लैक सी फ्लीट अब काम करने के लायक ही नहीं बची। इजराइल की सेना में रहे अधिकारी का कहना है कि रूस की ब्लैक सी फ्लीट 70% तक बेदम हो चुकी है, यानी उसमें अब यूक्रेन पर वार करने की ताकत नहीं है। जबकि कुछ ब्रेकिंग न्यूज है, ईरान के ट्रकों पर हमला हुआ है। पता चला है कि ईरान के काफिले पर हुआ हमला इजराइल ने किया था। इजराइल की फौज अब तक इस मामले में खामोश है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह हमला इजराइल की फौज के एक ड्रोन के जरिए किया गया। इस हमले में ईरान के कई नागरिकों की मौत हुई थी। हमला एक बहुत बड़ी जंग को भड़काने वाला साबित हो सकता है। पहले से अमेरिका और ईरान के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। ऐसे में इजराइल का यह हमला एक बहुत बड़ी जंग की वजह बन सकता है। इस हमले पर ईरान अब तक खामोश है, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि उसके काफिले पर हुए हमले में 14 लोगों की मौत की खबर है। एक दिन पहले तक इस हमले पर बड़ा सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब पता चला है कि हमले में एक ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। मिसाइल इसलिए दागी गई क्योंकि इजराइल को एक बड़ी साजिश का शक था। दावा है कि इस काफिले में मिसाइलें ले जाने की जानकारी इजराइल को मिली थी। इजराइल को पता चला था कि कच्चे तेल के बहाने ईरान हथियारों की तस्करी कर रहा है। सीरिया में ईरान की फौज के ठिकानों पर इससे पहले ही इजराइल के हमले होते रहे हैं, बल्कि नवंबर में भी 3 बार इस तरह के हवाई हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। लेकिन ट्रकों के किसी काफिले पर हमले की खबर पहले कभी नहीं आई थी, और इसलिए इस काफिले पर हुआ हमला एक बड़ा रहस्य बना हुआ था। ईरान और अमेरिका पिछले एक हफ्ते से आमने सामने है और माना जा रहा है कि कभी भी दोनों देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। इसलिए इजराइल का यह हमला बड़ी जंग की वजह बन सकता है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही इजराइल की सरकार की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया था। इजराइल ने कहा था कि वो ईरान का सबसे बड़ा राज जान चुका है। उसे उन ठिकानों की जानकारी मिली है जहां ईरान परमाणु बम बना रहा है। साथ में यह भी दावा किया गया था कि इजराइल पूरी तरह अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है और वो ईरान को मुंहतोड़ जवाब देगा। ईरान की तरफ से आए इस बयान को हवाई हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस काफिले पर हमला हुआ उसमें सिर्फ कच्चा तेल नहीं था। जिस काफिले पर हमला हुआ वो इराक से सीरिया में दाखिल हुआ था। हमला भी सीरिया की जमीन पर हुआ था। माना जा रहा है कि यह हमला ईरान को इजराइल की तरफ से मिली सीधी चुनौती से कम नहीं है। इधर दिल्ली के पास नोएडा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेप के एक आरोपी ने एक सिक्योरिटी गार्ड को कुचलने की कोशिश की। घटना तब हुई जब वो पुलिस से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश में था। तभी उसने सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सिक्योरिटी गार्ड फोन पर बात करता नजर आया। इसी दौरान वहां से एक गाड़ी गुजरती दिखी जिसे उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने गाड़ी रोकने के बजाय सिक्योरिटी गार्ड पर चढ़ा दी। गाड़ी की टक्कर लगने से सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर गिर गया। इस घटना को देखकर वहां कई दूसरे गार्ड पहुंच गए और उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन आरोपी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। ये धारा 376 के एक अभियोग में वांछित चल रहा है। जिस आदमी पर रेप का आरोप है वो एक निजी कंपनी में जनरल मैनेजर है। ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर अटकलें हैं कि इस सीट से मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भी चुनाव लड़ सकती हैं। चर्चा है कि अपर्णा यादव बीजेपी की टिकट पर मैदान में ताल ठोक सकती हैं। लखनऊ में उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात भी की है, जिसके बाद से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जाने लगी। इसी सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी पहले ही कर चुकी है। यानी अगर बीजेपी ने अपर्णा यादव को उम्मीदवार बनाया तो मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव को दोनों बहुओं की चुनावी टक्कर हो सकती है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, दोनों बहुएं आपस में लड़ सकती हैं मुलायम सिंह की सीट से? या बिल्कुल किशोर, ये अटकलें अब लगाई जा रही है क्योंकि खुद भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष है, उन्होंने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है कि उन्होंने आज अपर्णा यादव से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी ये अनाउंस करे कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से अपर्णा यादव बीजेपी के उम्मीदवार होंगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि डिंपल यादव जो कि पूर्व सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी है, मुलायम सिंह यादव की बहू है, वो चुनावी मैदान में है। तो जाहिर से मुलायम की दोनों बहुएं, बड़ी बहू और छोटी बहू, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में आमने सामने होंगी। किशोर, शुक्रिया अमित आपका। इस बीच खैरसौन में रूस के सैनिकों के पीछे हटने के पीछे जेलेंस्की को एक बहुत बड़ी साजिश दिखने लगी है। जेलेंस्की ने पिछले महीने दावा किया था कि रूस एक बहुत बड़े बांध को उड़ाने की योजना बना रहा है। जेलेंस्की का मानना है कि पुतिन अपनी उस योजना को पूरा करने के बेहद करीब हैं। यानी वो नीप्रो नदी पर बने एक बहुत बड़े बांध को कभी भी धमाका कर उड़ा सकते हैं।
जेलेंस्की का यह डर इसलिए अहम है क्योंकि खैरसॉन में रूस की फौज के पीछे हटने की खबर आई है। माना जा रहा है कि पुतिन के दिमाग में कोई बड़ी साजिश चल रही है, इसीलिए जेलेंस्की ने पूरी दुनिया के सामने मदद के हाथ फैला दिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर बांध को उड़ा दिया गया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। इतना ही नहीं, यह हमला पूरी दुनिया के सामने पुतिन का ऐलान जंग भी हो सकता है। जेलेंस्की तो 2 महीने से दावा कर रहे हैं कि खैरसॉन रूस की फौज की मुट्ठी से फिसलने वाला है, इसलिए पुतिन की फौज खैरसॉन में जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अपनी खींच निकालने वाली है। बांध को उड़ाने की योजना भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही जुड़ी हुई है। और इसीलिए यूक्रेन का मानना है कि पुतिन बहुत बड़ी तबाही की योजना बना चुके हैं। अगर बांध टूट गया तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी नहीं बचेगा, बाढ़ तो आएगी ही, रेडिएशन फैलने का भी खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि दावा यह है कि नीप्रो नदी पर बना कखोवका बांध दक्षिणी यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध है। पूरे दक्षिणी यूक्रेन में पीने के पानी की सप्लाई इसी बांध से होती है। यहां तक कि उत्तरी क्राइमिया तक भी पीने का पानी इसी बांध से एक नहर के जरिए पहुंचता है। जेलेंस्की लंबे वक्त से दावा कर रहे हैं कि बांध के आसपास पुतिन की फौज बारूदी सुरंग बनाने में लगी है। बमों का जखीरा बांध पर लगाया जा रहा है। अगर जेलेंस्की का दावा सही है तो रूस के हमले में कखोवका बांध तबाह हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दक्षिणी यूक्रेन के करीब 80 शहर पानी में डूब जाएंगे। भयंकर बाढ़ की वजह से हजारों लोगों की जान जा सकती है। ऊपर से जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पानी पहुंचना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर प्लांट को ठंडा रखना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब ये कि रेडिएशन फैलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए पुतिन ने मांग की है कि खैरसॉन में कुछ ऑब्जर्वर भेजे जाएं जो कि रूस की फौज की कार्रवाई की समीक्षा करें। पुतिन दावा कर रहे हैं कि खैरसॉन को हाथ से फिसलता देखकर पुतिन दिमागी संतुलन खो चुके हैं और झुंझलाहट वो यूक्रेन की जनता पर निकालने वाले हैं। हालांकि जेलेंस्की के दावों में कितना दम है ये कहना मुश्किल है। पिछले हफ्ते जेलेंस्की ने यह दावा भी किया था कि जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की पावर सप्लाई काट दी गई है और वहां केवल 15 दिन की बिजली का इंतजाम है। लेकिन पावर प्लांट के अधिकारियों ने हालात को काबू में बता दिया था। जेलेंस्की पिछले 2 महीने से खैरसॉन को रूस से छीनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन रूस की फौज वहां मजबूती से मौजूद है। बल्कि दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना के पीछे हटने के पीछे भी एक बड़ी योजना है। दावा किया जा रहा है कि रूस की फौज यूक्रेन का ध्यान भटकाने में लगी है। उनका असली टारगेट एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव है, जहां बहुत बड़े हमले की योजना बना ली गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से जुड़े एक मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में अदालत से अपील की गई थी कि वो पराली जलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी करे, जिसे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही इस बेंच ने साफ कर दिया कि अदालत सभी मुद्दों में दखल नहीं दे सकती। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में BHU में एक बार फिर फीस बढ़ोतरी पर प्रदर्शन तेज हो गया। ABVP के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए और विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कुलपति से बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की मांग की। छात्रों समेत ABVP कार्यकर्ता करीब 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। इस बीच लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए और सेंसेक्स 420 अंकों की गिरावट के साथ 60,613 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 128 अंक गिरकर 18,028 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान बैंकिंग और IT सेक्टर के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। उधर खबर है कि यूक्रेन को चारों खाने चित करने के लिए रूस अब वहां अपने आयरन मैन को उतारने की तैयारी में है। मतलब जैसे हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन में हीरो को लोहे का सूट पहनाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाते हुए दिखाया गया था, रूस भी वैसा ही करने की प्लानिंग में है, ताकि यूक्रेन की फौज का हर वार खाली चला जाए और रूस के सैनिकों का बाल भी बांका ना हो पाए। यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया लगातार दावा कर रहा है कि पुतिन ने अपने सैनिक तो यूक्रेन में झोंक दिए, लेकिन उनके पास न तो जंग लड़ने की ट्रेनिंग है और न ही हथियार। कहा जा रहा है कि इसलिए अब पुतिन आयरन मैन स्टाइल के बैटल सूट यूक्रेन में टेस्ट करने की तैयारी में है। बताया गया कि इस तरह का सूट बनाने वाली रूस की एक कंपनी से वहां की स्पेशल एजेंसियों ने संपर्क भी किया। ये हाईटेक सूट ऐसा हथियार है जो जंग के मैदान में सैनिकों को सुपरमैन बना सकते हैं। इससे सैनिक मुश्किल रास्ते पर तेज भी दौड़ सकते हैं और ज्यादा देर तक भी दौड़ सकते हैं। वो मशीन गन से दूर से भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। ये सैनिकों को चोट लगने से भी बचा लेता है। रूस काफी वक्त से चोरी छिपे इस तरह के सूट पर काम कर रहा है और पिछले साल दावा किया गया था कि उसके ये सूट सीरिया में बेहद असरदार साबित हुए थे। इधर कांग्रेस ने दिल्ली में MCG चुनाव के लिए अपनी कमेटी का ऐलान कर दिया, जिसमें जगदीश टाइटलर को भी शामिल किया गया, जिसके बाद कांग्रेस सीधा बीजेपी के निशाने पर आ गई। जगदीश टाइटलर 1984 के सिख दंगों में आरोपी हैं। कांग्रेस की मानसिकता नहीं बदली। कांग्रेस ने चुनाव कमेटी में अनिल चौधरी और अजय माकन समेत उदित राज को भी शामिल किया। उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। वहां टेरर फंडिंग के मामले में 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
साथ ही गोला बारूद समेत 5 पिस्तौल भी बरामद की गई। बताया गया कि ये पांचों जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में IFRT यानी इस्लाही फलाही रिलीफ ट्रस्ट नाम से एक नकली NGO की आड़ में आतंकी फंडिंग का रैकेट चला रहे थे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि ट्विटर का मालिक बनने के लिए एलॉन मस्क ने सऊदी अरब समेत कई देशों से आर्थिक मदद ली, जिसके बाद उनकी इस डील पर अमेरिकी सरकार की नजर है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि मस्क के दूसरे देशों से संबंध अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकते हैं। हाल ही में एलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए में खरीदा है। उधर ब्रिटेन का दावा है कि यूक्रेन के मारियोपोल में ज़ेलेंस्की की फौज को रोकने के लिए रूस ने कांटे बिछा दिए हैं। कहा गया कि यूक्रेन की सेना मारियोपोल को रूस से छीनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। जहां जंग की शुरुआत में ही रूसी सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर कहर ढा दिया था। मारियोपोल वही शहर है जहां ज़ेलेंस्की की फौज को सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। रूस ने वहां से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़कर पूरी तरह कब्जा कर लिया था, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल में पासा पलटने वाला है और रूसी सेना इसी डर से इस शहर के चारों तरफ कंक्रीट के कांटे बिछा रही ताकि वो ज़ेलेंस्की की फौज के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को घुसने से रोक सके। कहा गया कि रूसी सेना अपने कब्जे में मौजूद 2 प्लांट में बड़े पैमाने पर सीमेंट के नुकीले कांटे बनवा रही, जिनका इस्तेमाल वो अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहती है। इस बीच महाराष्ट्र के सातारा में अफजल खान की कब्र पर अतिक्रमण कर बनाए गए चबूतरे को तोड़ दिया गया। आरोप है कि चबूतरे का ऊपरी हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसे तोड़ने से पहले आसपास के इलाके को खाली कराया गया और फिर अवैध हिस्से पर हथौड़े चलाए गए। 2007 साली कोर्टाने निर्णय दिला होता कि अतिक्रमण काढलं पाहिजे। प्रशासन ने हंगामे की आशंका की वजह से पहले ही उस इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद करवा दी थी। इधर उत्तर प्रदेश में लखीमपुर के CMO पर शराब के नशे में अस्पताल के बाहर हंगामा करने का आरोप लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो नशे की हालत में पत्रकारों के साथ गाली गलौज करते दिखे। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने हाथ मारकर मोबाइल को गिरा दिया। बताया गया कि CMO पुलिस वाले के साथ हुए हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे थे। उधर अफगानिस्तान में वहां की तालिबान सरकार ने महिलाओं के पार्क और जिम में जाने पर रोक लगा दी। जल्द इस नियम को लागू भी किया जाएगा, जिसके बाद महिलाएं पार्क और जिम में नहीं जा पाएंगी। इससे पहले तालिबान की सरकार ने महिलाओं के घरों से बाहर काम करने पर भी बैन लगा दिया था। पिछले साल सत्ता में आने के बाद तालिबान महिलाओं पर इस तरह के कई प्रतिबंध लगा चुके हैं। उधर खैरसौन में रूस और यूक्रेन की सेनाओं में चल रहे घमासान के बीच पुतिन के एक अधिकारी की कार हादसे में मौत हो गई। किरियो स्ट्रिमोसोव नाम के ये अधिकारी रूस के कब्जे वाले खैरसौन के डिप्टी गवर्नर थे, जहां 1 महीने से ज्यादा वक्त से भीषण जंग छिड़ी हुई है। कभी रूस खैरसौन में अपना पल्ला भारी होने का दावा करता है तो कभी यूक्रेन उसके सैनिकों को खदेड़ देने का दम भरता है। कुछ दिनों से तो खैरसौन से और भी डरा देने वाली खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन ने अपने सभी सैनिकों के लिए खैरसौन से निकल जाने का फरमान जारी कर दिया है। कुछ लोग इसे वहां पुतिन की हार की तरह देख रहे हैं, लेकिन आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि वो खैरसौन में खतरनाक हमला बोलने वाले हैं। लेकिन इसी बीच खैरसौन में हुई एक और घटना वहां पुतिन का पारा चढ़ा सकती है। वहां खैरसौन के डिप्टी गवर्नर किरियो स्ट्रिमोसोव की कार हादसे में मौत हो गई, जिन्हें पुतिन ने ही तैनात किया था। लेकिन उनकी मौत के पीछे साजिश की भी आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जंग के दौरान पुतिन के करीबी कारोबारियों और कई अफसरों की तरह उनकी भी हत्या कर दी गई, क्योंकि खैरसौन के बुरे हाल के लिए उन्हें भी जिम्मेदार माना जाता था। यूक्रेन के लोगों का आरोप है कि किरियो स्ट्रिमोसोव जंग छिड़ने के बाद पुतिन के साथ जाकर खड़े हो गए, जबकि पहले वो यूक्रेन के लिए काम करते थे। दावा किया गया कि हमले के बाद रूस के साथ जाने में ही उन्होंने भलाई समझी और यूक्रेन से गद्दारी कर दी। किरियो स्ट्रिमोसोव यूक्रेन में ही पैदा हुए थे, लेकिन यूक्रेन के ही लोग उनसे नफरत करने लगे थे। दावा किया गया कि हमले के बाद उन्होंने दूसरे कई अधिकारियों की तरह रूसी सेना को अहम जानकारियां दी। इसी वजह से जंग की शुरुआत में रूस के सैनिक खैरसौन में तेजी से आगे बढ़ पाए। दावा है कि यूक्रेन में किरियो स्ट्रिमोसोव को पसंद नहीं किया जाता था और इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि कार हादसे में उनकी मौत के पीछे साजिश भी हो सकती है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कब्जे वाले खैरसौन को खाली करने के आदेश दे दिए। खैरसौन वो इलाका जिस पर रूस ने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था और वहां बम और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले करके यूक्रेन की फौज को खदेड़ दिया था। रूस ने जब खैरसौन पर कब्जा किया था तो उसका ढोल पीटकर ऐलान भी किया था। हालांकि उसके कब्जे के बाद भी वहां यूक्रेन के सैनिक लगातार रूस के लिए चुनौती बने रहे। अब पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि खैरसौन में पुतिन की सेना के पैर पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं। ज्यादातर इलाकों से रूस की सेना पीछे हट चुकी है और अब पुतिन ने अपनी सेना को पूरी तरह खैरसौन खाली करने का आदेश दे दिया। अगर पश्चिमी मीडिया का दावा सही है तो फिर इसका एक ही मतलब है, वो ये कि यूक्रेन के पलटवार से खैरसौन में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है और उसके पास खैरसौन छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। उधर अटलांटिक महासागर में पैदा हुए तूफान की वजह से कैरिबियाई देश बहामास को
भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। वहां तूफान की वजह से 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेज रफ्तार से हवाएं चली, जिसकी वजह से समंदर का पानी शहर के भीतर दाखिल हो गया। समंदर के किनारे सड़क पर चल रही गाड़ियों पर लहरों की मार पड़ती दिखी। तूफान ने सबसे पहले द बहामास के उत्तर पश्चिम के तट पर दस्तक दी। तूफान के तट से टकराते ही वहां तेज हवाएं चलने लगी। समंदर का पानी कई फीट ऊपर तक उठकर शहर में घुस गया। द बहामास के अधिकारियों के मुताबिक तूफान से प्रभावित करीब 520 लोग शेल्टर होम में रहने के लिए मजबूर हैं, जबकि कई लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। बताया गया कि यह 2019 में द बहामास में आए तूफान के बाद दूसरा सबसे ताकतवर तूफान है। द बहामास के बाद इसके 1-2 दिन में फ्लोरिडा पहुंचने का अनुमान है। इस बीच यूके ने रूस पर युद्ध में ऐसे पायलटों को भेजने का आरोप लगाया जिन्हें ढंग से ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। दावा किया गया कि रूस ने उन्हें जानबूझकर जंग में उतारा ताकि ज़ेलेंस्की की सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। यूके के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस के विमानों को उड़ा रहे आधे से ज्यादा पायलट नौसिखिए हैं, जिसका खमियाजा यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। दावा है कि ये पायलट विमानों को क्रैश कर यूक्रेन के कई हिस्सों में तबाही मचा रहे हैं, जिससे यूक्रेन के कई शहरों में बिजली और पानी के प्लांट बर्बाद हो गए। लेकिन दूसरी तरफ इससे रूस को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। यूके का दावा है कि रूस की ये कोशिश उसी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब उसके पास लड़ाकू विमानों की कमी हो जाएगी, जो उसे अगले कई साल तक बहुत परेशान कर सकती है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने सीरिया के लड़ाके उतार दिए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी तैनाती लुहांस्क और डोनेस्क में की गई है, जहां पर रूसी सेना ने अपना कब्जा जमा रखा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना तेजी से रूस के कब्जे वाले इलाकों की तरफ बढ़ रही है। माना जा रहा है कि इसीलिए पुतिन ने सीरिया के इन खतरनाक लड़ाकों को मैदान में उतारने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि इनकी भर्ती वैगनर ग्रुप ने की है, वही वैगनर ग्रुप जिसे पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। मतलब ये कि सीरिया के इन लड़ाकों की भर्ती भी पुतिन ने यूक्रेन पर कहर बरपाने वाले अपने वैगनर ग्रुप से करवाई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जंग में ये लड़ाके रूस के काफी काम आ सकते हैं। हालांकि बताया गया कि अभी ने यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए नहीं उतारा गया है। इधर दिल्ली के पास गुरुग्राम में पुलिस ने गो तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि तस्कर गो रक्षकों से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उनकी पिकअप वैन बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें सवार 5 तस्करों में 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 3 पकड़े गए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ गो तस्करी का मामला दर्ज किया। उधर मुंबई में कोरोना के बाद अब खसरे के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीमारी के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक टीम भी वहां भेजी है, क्योंकि मुंबई में पिछले कुछ महीनों से खसरे के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बताया गया कि जनवरी से नवंबर की शुरुआत तक 74 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसे देखते हुए मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने गौतम नवलखा को नजरबंद रखने का आदेश दिया, यानी वो अब जेल में नहीं रहेंगे। गौतम नवलखा ने खराब सेहत का हवाला देकर कोर्ट से राहत की मांग की थी। भीमा कोरेगांव केस में आरोपी बनाए जाने के बाद वो 2018 से जेल में बंद हैं। उन पर भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम है। उधर ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलनों की आग बेकाबू होती दिखने लगी है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं ईरान की सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं और दावा किया जा रहा है कि ईरान की सरकार मरने वालों के आंकड़ों पर झूठ बोल रही है। आंदोलनों की शुरुआत 16 सितंबर को हुई थी, लेकिन अब पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आंदोलनों को काबू करने की जिम्मेदारी अब ईरान की फौज संभाल रही है, लेकिन वो भी इस काम में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। अब तक हिजाब विरोधी आंदोलनों में 328 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 14,825 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं ने ईरान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया गया है कि ईरान की सेना प्रदर्शनकारियों की हत्याएं करने में लगी है, लेकिन आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हो रहा। मतलब ये कि जानबूझकर ईरान का सच दुनिया से छुपाने की कोशिश हो रही है। ईरान की सरकार इस गृह युद्ध के पीछे सऊदी अरब और अमेरिका का हाथ बता रही है। उधर पश्चिमी मीडिया ने पुतिन के अगले हफ्ते इंडोनेशिया में होने वाले G20 समिट में हिस्सा न लेने के पीछे बेहद अजीब व गरीब वजह होने का दावा किया। कहा गया कि पुतिन इसलिए इंडोनेशिया नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं सम्मेलन में शामिल दूसरे देश का कोई नेता उन्हें थप्पड़ न मार दे, क्योंकि खुद पुतिन के जासूसों ने उन्हें बताया कि G20 के किसी एक देश के नेता यूक्रेन पर हमला करने की वजह से पुतिन पर इतने आग बबूला हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें देखते ही उनके मुंह पर तमाचा जड़ देंगे। हालांकि ये नेता कौन है वो नहीं बताया गया। पश्चिमी मीडिया ने एक टेलीग्राम चैनल के हवाले से दावा किया कि पुतिन ने इंडोनेशिया न जाने का मन इसलिए बनाया है क्योंकि वो अपनी बेइज्जती होने से डर गए हैं। G20 में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा और इटली जैसे कई देश हैं जो जंग की वजह से पुतिन पर तमतमाए हुए हैं, लेकिन पुतिन को सबक सिखाने के लिए कोई नेता उन्हें सरेआम थप्पड़ मारने का प्लान बना रहा है। इस सनसनीखेज दावे ने हलचल मचा दी है।
इधर जयपुर नगर निगम ग्रेटर के चुनाव नतीजे पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी। फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिया गया, जिसमें उन्होंने मौजूदा मेयर सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। सौम्या गुर्जर पर पार्षदों के साथ मिलकर नगर निगम के कमिश्नर से हाथापाई का आरोप लगा था, जिसकी वजह से उन्हें पद से हटा दिया गया था। उधर ट्विटर संभालने के बाद इलॉन मस्क के पहले ईमेल से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जिसमें उन्होंने आने वाले दिनों में मुश्किलों के लिए तैयार रहने का जिक्र किया और साफ किया कि कर्मचारियों को हफ्ते में 40 घंटे दफ्तर आना ही होगा। मतलब ये कि मस्क ट्विटर में वर्क फ्रॉम होम बंद करने जा रहे हैं। इससे पहले दुनिया भर में ट्विटर के आधे से ज्यादा कर्मचारी निकाले जा चुके हैं। इस बीच हरियाणा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। वहां 6 जिलों में AQI लेवल इतना खराब हो गया कि वो प्रदूषण के लिहाज से रेड जोन में आ गए, जिनमें कुरुक्षेत्र और अंबाला में तो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया, जिससे वहां सांस लेना तक मुश्किल हो गया। दावा किया गया कि राज्य के ज्यादातर शहरों की यह हालत कोहरे की वजह से हुई। उधर दावा किया गया कि रूसी हमले में तबाह हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विमान AN-225 फिर से उड़ान भर सकेगा। इसे बनाने वाली कंपनी एंटोनोव के मुताबिक इसकी मरम्मत का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। हालांकि कंपनी का दावा है कि वो इसे यूक्रेन में जंग खत्म होने से पहले किसी भी कीमत पर नहीं बना सकती। एंटोनोव के मुताबिक 290 फीट चौड़े दुनिया के सबसे बड़े विमान को दोबारा बनाने में कम से कम $500 मिलियन यानी करीब 4000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसलिए जंग के हालात के बीच इसे वापस तैयार कर पाना कंपनी के बस की बात नहीं। यही वजह है कि पहले AN-225 मरिया की मरम्मत में करीब 5 साल का वक्त लगने का दावा किया गया था। 6 इंजन के दम पर चलने वाले इस भारी भरकम प्लेन को रूस ने हवाई हमला कर जंग के शुरुआती महीनों में ही तबाह कर दिया था। इधर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी को बुरी तरह पीट दिया। दावा किया गया कि वो लोग खाना देर से आने की वजह से नाराज हो गए थे, जिसके बाद उनमें एक ने उठकर रेस्टोरेंट के कर्मचारी को तमाचा जड़ दिया। घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें वो लोग अंदर मारपीट करने के बाद उस कर्मचारी को बाहर ले गए और फिर जमीन पर गिराकर उसे लात घूंसे मारते नजर आए। हालांकि जैसे ही हंगामा बढ़ा, उसके साथियों ने किसी तरह उसे रोक लिया। हालांकि CCTV वीडियो के आधार पर बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। इस बीच चीन को जवाब देने के लिए जापान अमेरिका से मिसाइलों का सौदा करने की तैयारी कर रहा है। जापान को डर है कि चीन ताइवान के साथ उस पर भी हमला कर सकता है, जिसके जवाब में जापान भी अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि वो चीन के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सके। क्योंकि चीन जहां एक तरफ ताइवान को खुलकर धमकी दे रहा है, वहीं उसकी नजर जापान पर भी है। वो अमेरिका के साथ खड़े होने पर जापान पर भी भड़का हुआ है, जिसे देखते हुए जापान ने अमेरिका से टोमाहॉक क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी कर ली है। अमेरिका की इस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल वहां की नौसेना करती है, जो 2500 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है, और इसीलिए जापान की सेना इसे जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। जापान ने पहले ही अपने रक्षा बजट को अगले 5 साल में दुगना करने का मन बना लिया है। वहां के मीडिया के मुताबिक जापान सरकार अगले 5 साल में डिफेंस पर 40 ट्रिलियन येन यानी भारतीय रुपयों में करीब 23 लाख करोड़ खर्च करने की तैयारी कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनी को आगरा विकास प्राधिकरण ने तोड़ दिया और इस काम के लिए वहां खुदाई करने वाली कई मशीनों की मदद ली गई और देखते ही देखते अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। यही नहीं, कार्रवाई से पहले पुलिस के जवान भी वहां तैनात कर दिए गए थे, ताकि किसी भी हंगामे को रोका जा सके। आरोप है कि नक्शा पास न होने के बावजूद वहां अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। खबर मिलते ही प्रशासन एक्शन में आ गया और बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटा दिया गया। उधर यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना ने अपने सैनिकों के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया और अपने जवानों की बहादुरी दुनिया को दिखाई, जिसमें रूस का एक सैनिक अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखकर उससे गोले दागता नजर आया, जबकि दूसरा राइफल से फायरिंग करता दिखाई दिया। वहां बने नकली सैन्य ठिकानों को तबाह करने के बाद रूस के जवानों ने आगे बढ़कर अपनी पोजीशन ली और फिर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी दिखाया कि टारगेट मिलने के बाद अपने कमांडरों के आदेश पर कैसे तुरंत एक्शन लेना है। वहीं कुछ सैनिकों ने जमीन पर लेटकर राइफल चलाने का अभ्यास भी किया। इधर उत्तर प्रदेश के बलिया से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला ने ग्राम प्रधान की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो महिला ग्राम प्रधान को जमीन पर गिराकर उनकी पिटाई करती नजर आई। इस दौरान वहां मौजूद एक दूसरी महिला उसे रोकती रही, लेकिन वो नहीं मानी और काफी देर तक महिला को जमीन पर दबाकर रखा। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां मौजूद महिलाओं ने उसे शांत करवाया। आरोप है कि कई महिलाओं ने महिला ग्राम प्रधान की पिटाई की। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक की तलाश कर रही। 4 अभियुक्त हैं, जिसमें से 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। कम है सिपाही, फौज में सरदार बहुत हैं।
कम हैं, सिपाही फौज में सरदार बहुत हैं, ये जंग हार जाने के आसार बहुत हैं। 100 बात की एक बात कही पवन ने, जंगल के पंछियों सी न भरना उड़ाने तुम, बिजली के इस शहर में नंगे तार बहुत। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।